स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड में बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि सीएम की कुर्सी पर उन्हें लगातार 4 साल हो जाएंगे और ये उनके 2 कार्यकालों के 4 साल हैं और जिसमें उन्होंने राज्य में समाज नागरिक संहिता लागू करके देश भर में विशेष पहचान बनाई और खूब सुर्खियां भी बटोरी। तो वहीं आपको बताते चले कि 4 साल पहले जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को राज्य की बागडोर सौंपी गई थी और तब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6-7 महीने ही बाकी थे। नए युवा चेहरे के कंधों पर बीजेपी को चुनाव जिताने की भी जिम्मेदारी थी। तो वहीं आपको बताते चले कि सत्तारूढ़ दल की वापसी न कर पाने का मिथक भी बन गया था, मगर मुख्यमंत्री धामी ने मिथक तोड़ दिया। चुनाव जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। और इसी बीच देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे हैं, जहां पर देहरादून में नॉर्थ एंड रीजन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू भी प्रतिभाग कर रहे हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बता दें कि आज सीएम धामी को 4 साल का जो ये ऐतिहासिक इनका कार्यकाल रहा है वो समय पूरा हो गया है। और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले एक नेता बन गए हैं और जो कि अपने अहम फैसलों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे। तो वहीं आपको बताते चले कि राष्ट्रीय फलक पर छाए फैसलों से देश में तमाम बार ऐसा हुआ कि जब वो सुर्खियों में आए और जहां पर आपको बताते चले कि उत्तराखंड में कई ऐसे अहम फैसले ले गए जो कि देश भर में एक मॉडल के रूप में भी देखे गए। तो आपको बता दें कि आज सीएम धामी को 4 साल पूरे हो गए हैं, उनके कार्यकाल के 4 साल पूरे हो गए हैं, जो कि बीजेपी की बात की जाए तो इसमें सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेता माने जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से आज धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, 4 साल बेमिसाल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? तो बिल्कुल ये कह सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो शासन के जो 4 साल हैं वो पूरे हो चुके हैं, जिस पर 3 साल पार्ट 2 कार्यकाल का, 1 साल आप कह सकते हैं कि जो पूर्ववर्ती पार्ट 1 सरकार का रहा था उसके 1 साल यहाँ पर। तो पूरी तरीके से 4 साल लगातार उनके द्वारा से यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए का समय यहाँ पर पूरा हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 साल के इस कार्यकाल पर राज्य की जनता का आभार प्रकट किया है। राज्य की जनता की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरने की बात उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई है। उत्तराखंड राज्य को कैसे श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार किया जा सकता है, उत्तराखंड राज्य को कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी प्लानिंग बात यहाँ पर कही है और कहा है कि केंद्र और राज्य मिलकर यानी केंद्र के सहयोग से लगातार उत्तराखंड राज्य को कैसे डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे जनता को विकास की योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात यहाँ पर कही है। ये कह सकता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका काम करने का जो अंदाज है वो जनता को भी पसंद आ रहा है और उनकी एक छवि, ये कह सकता है कि विनम्र स्वभाव के छवि और कड़े फैसले लेने के लिए उनकी एक अलग छवि यहाँ पर बनती नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से जिस सादगी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता से संवाद करते हैं, आम जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद शासन में जिस प्रकार से कड़े निर्णय लेते हैं ताकि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके, उत्तराखंड राज्य की जो चीज़ें हैं वो विकसित यहाँ पर हो सके और उन चीज़ों का लाभ आम जनता को यहाँ पर मिल सके, उसके लिए एक अलग पहचान बनती नजर आ रही है। ये कह सकते हैं कि लगातार वो राज्य की जनता के लिए समर्पण भाव से यहाँ पर काम कर रहे हैं। यही वजह कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है वो जनता में तो लोकप्रिय ही, पूरे देश भर में जो प्रमुख मुख्यमंत्रियों की जो श्रेणी है उसमें भी ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी अभय, बिल्कुल है, ये जो 4 साल का कार्यकाल था बेहद ही बेमिसाल था, क्योंकि ऐसे तमाम फैसले धामी सरकार की ओर से लिए गए जो कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गए। अभय,
देखिए, आप उसमें एक तरीके से एक फैसला नहीं कह सकते हैं। यूसीसी को लेकर बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर किया था। उससे पहले नकल विरोधी कानून जो लाने का काम यहाँ पर किया गया था, वो युवाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ। जो अब तक नकल माफियाओं का जो सिंडिकेट उत्तराखंड में काम कर रहा था, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जो ये कह सकते हैं कि कैपेबल जो छात्र होते थे, उनके जिस प्रकार से हितों पर कुठारघात हो रहा था, उसको तोड़ने का काम उनकी तरफ से किया गया। इसके अलावा जो जबरन धर्मांतरण का कानून यहाँ पर लाने का काम किया गया। ये राज्य की जो बदलती हुई डेमोग्राफी है, उसको लेकर बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर कहा जा सकता था। इसके बाद लगातार एक के बाद एक फैसले जो उनकी तरफ से लिए गए, कड़े फैसले जो उनकी तरफ से लिए गए, यही वजह है कि वो आज अपने फैसलों के चलते भी राज्य की जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और पूरे देश भर में उनके उन फैसलों की तारीफ भी हो रही है। आज यूसीसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जब मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देने का काम किया गया था, उसी के बाद से कह सकते हैं कि उत्तराखंड के इस मॉडल को देश के दूसरे राज्य भी अपनाने के लिए आतुर यहाँ पर दिख रहे हैं। और जो अभी तक का यूसीसी को लेकर जो काम यहाँ पर हो पाया, उसको जानने का प्रयास देश के दूसरे राज्य भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो नकल विरोधी कानून यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लाया गया था, उस नकल विरोधी कानून की तारीफ हर जगह यहाँ पर हो रही है। कह सकते हैं कि जब से कानून यहाँ पर लागू हुआ, उसके बाद से उत्तराखंड में कह सकते हैं कि 20,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार यहाँ पर सरकारी विभिन्न पदों पर यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, उनको रोजगार यहाँ पर मिला। आने वाले दिनों में भी कह सकते हैं कि जो भर्ती परीक्षाएं जो यहाँ पर आयोजित होंगी, वो नकलविहीन भर्ती परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित होंगी, जो युवाओं के लिए सही तौर पर, सही मायने में सही चीज़ यहाँ पर कही जा सकती है। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्णयों से राज्य की जनता का तो दिल जीतने का काम कर ही रहे, देश के दूसरे राज्यों में भी लोकप्रिय होने का काम उनका रहे, क्योंकि उनका जो मॉडल है, उस मॉडल को अब देश के दूसरे राज्य अपनाने के काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब इस समय आप देहरादून में ही कार्यक्रम में ही मौजूद है और इसी बीच जो है उनके द्वारा, धामी जी के द्वारा जो है संबोधन भी किया गया, तो उनके द्वारा क्या कुछ मुख्य बातें कही गई? देखिए, आज जो ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न रीजन का जो सिविल एविएशन का जो मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है, उसमें उत्तराखंड राज्य में कैसे सिविल एविएशन को लेकर काम यहाँ पर किया जा सकता है, कैसे ये कह सकते हैं कि उड़ान योजनाओं के तहत उत्तराखंड में जो हवाई सेवाएं हैं उनको और विकसित यहाँ पर किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक चीज़ और यहाँ पर कही है कि जो पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान जो हेली दुर्घटनाएं हुई है, उन हेली दुर्घटनाओं पर विराम लग सके, उसके लिए लगातार काम वहाँ पर करने की आवश्यकता है। जैसे ही ये कह सकते हैं कि मानसून सीजन के बाद सितंबर माह से पुनः हेली सेवाएं शुरू होंगी, तो उस पर किस प्रकार से नई जो एसओपी यहाँ पर लागू होगी, ताकि जो सुरक्षित यात्रा है, उस यात्रा का संदेश पूरी तरह से फलीभूत हो सके, लोग ये कह सकते हैं कि हेली सेवाओं में भी सुरक्षित महसूस कर सके, उसको लेकर काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वही सब चीज़ें यहाँ पर कही है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ यहाँ पर कही है कि एटीसी के माध्यम से, यानी जो डीजीसीए के जो निर्णय होंगे, के माध्यम से उसको कैसे यहाँ पर काम किया जा सकता है, कैसे उन दोनों के बीच में समन्वय यहाँ पर बनाया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर कही गई है। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Light the lamp. तो आपको बताते चले कि आज उत्तराखंड में 4 साल लगातार धामी सरकार को हो गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय स्थित अपने सभागार में प्रदेश के भीतर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश के अंतर्गत NHPWD के साथ साथ NHAI की सड़कों की स्थिति और प्रगति के विस्तार से जानकारी भी ली। तो वही आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने NHPWD की सड़कों पर बोटल नेक की जानकारी लेते हुए उन्हें दुरुस्त करने के भी शीघ्र से शीघ्र निर्देश दिए गए। तो साथ ही साथ उन्होंने वन एवं वन्य जीव संततियों से भी लगातार केंद्र एवं राज्य स्तरीय संबंधित विभागों से बातचीत की और जिसमें कि तमाम दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। तो वही आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि NHPWD के द्वारा लंबित मामलों में संबंधित जिला अधिकारियों को फॉरेस्ट के साथ साथ लगातार बैठकें आयोजित करते हुए लंबित प्रकार जो भी केसेस हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनको निस्तारण के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक एवं प्रमुख सौरभ तिवारी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की शिष्टाचार भेंट की गई और इस प्रतिनिधि मंडल में शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ उद्योग जगत एवं उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री धामी ने भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में मानकीकरण के साथ साथ संबंधित विविध पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में भारतीय मानकों का अनिवार्य समावेश सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। तो वही आपको बताते चले कि यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और जिसमें दोनों नेताओं के मध्य विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की गई। तो वही आपको बता दें कि इस दौरान दोनों नेताओं ने उत्तराखंड की वर्तमान सामाजिक राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें उत्तराखंड में चल रही विभिन्न योजनाओं और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों से भी अवगत कराया। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां पूरे तरीके से तेज हो गई है। आपको बताते चले कि नामांकन की प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को भी जारी कर दिया है। दोनों पार्टियां 12 जिलों में चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए अपनी रणनीति सटीक बता रही है। तो वहीं बीजेपी ने जहां 10 जिलों के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची को निकाल दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 2 से 3 जिलों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है और दोनों पार्टियों का भरोसा है कि वह पंचायत चुनाव में अधिकतम सीट लाएंगी। साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश सरकार की कूटनीतियों के बारे में जनता को पहुंचाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विकास के कार्यों को लेकर जनता तक पहुंचेगी। लिस्ट जारी कर चुका हूं अल्मोड़ा की, ये 12 लोगों की। मुझे पता नहीं कि वहां से यहाँ तक अपेयर हुई कि नहीं, लेकिन वहाँ राज्य की बड़ी खबर है और आधा पेज अखबारों ने वहाँ पर छापा है और बाकी लिस्ट हमने सौंप दी है प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुझे लगता है हाईकमान आज शाम तक इसको जारी कर देना चाहिए। वैसे तो समय है हमारे पास, क्योंकि 5 तारीख तक नॉमिनेशन है और 8 तक विड्रॉवल है। अगर हम कुछ लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप नहीं लड़ पाएंगे, आप विड्रॉ करिए, तो विड्रॉ के लिए कहेंगे। नहीं तो पार्टी ने ये भी तय किया है कि जहां पर अगर 3-3, 4-4 कैंडिडेट है तो कई सीटें हम ओपन भी रख सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर हर चुनाव को लड़ती है। हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, चाहे हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की बात करें, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विकास की दृष्टि से बोलें या हर दृष्टि से बात करें, उत्तराखंड राज्य को देश और दुनिया में एक नई पहचान देने का काम किया है। जनता के बीच जो डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के जाएंगे और हमारे चाहे वरिष्ठ पदाधिकारी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रीगण हों, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के जिताने के लिए कार्य करेंगे और उत्तराखंड की जनता से विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव में बिगुल बचा, तमाम राजनीतिक दलों ने मैदान में उतरकर रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया और इसी बीच रामनगर कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा के प्रभारी की और जिसमें उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही साथ चुनावी दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में विधानसभा प्रभारी हिंदुमान ने कहा कि पंचायत चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का
ट्रायल साबित होगा और उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव को लड़ने की भी बात कही है। तो वहीं आपको बताते चले कि दावा किया गया है कि अगर इसी तरह से जमीनी स्तर पर मेहनत की गई तो कांग्रेस पंचायत चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। इंदुमान ने यह भी कहा कि चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ करेगा और साथ ही साथ जनता कांग्रेस के साथ है और हम मजबूती से मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि यदि पार्टी ईमानदारी से काम करे तो पंचायत चुनाव में मजबूती से वापसी संभव है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखें नजदीक आ गई है, सभी चुनावी पार्टियां रण में उतर चुकी हैं और जिसमें कि आपको बताते चले कि कांग्रेस की ओर से अहम बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और इसी बीच रामनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अहम बैठक की गई जिसमें तमाम जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया और तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि ये पंचायत चुनाव 2027 के चुनावों की तस्वीर को साफ करेगा और इन चुनावों में दमखम के साथ पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव को लड़ें ताकि 2027 में आगामी चुनावों में एक बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा सके। तो वहीं आपको बताते चले कि इसी बीच बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं को उनकी माला पहनाकर भी सम्मानित किया गया और साथ ही साथ पार्टी को मजबूत होने के लिए भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे ब्लॉक की वो पंचायत देखिए, ये त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है लोकतंत्र के लिए। पहली बात तो ये जो सरकारें कराना ही नहीं चाहती थी, आप सभी जानते हैं कि वर्षों लेट कर देते हैं सारे इलेक्शन को, चाहे वो पालिका का चुनाव है या ग्राम पंचायत हो। फाइनली जब ये होने में आया है तो हमें इस बात की खुशी है कि हम चुनाव करा रहे हैं। जनता में बहुत उत्साह है इस बात के लिए क्योंकि जनता जो है त्रस्त हो चुकी है भाजपा की नीतियों से। महंगाई बहुत ज़्यादा है और राष्ट्रीय स्तर पे जो परेशानियां हैं कि फ़ोन पे मतलब आज जो है बोलना गुनाह है। इतनी इस तरह की, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता कहते हैं कि एक तरह से अघोषित तानाशाही चल रही है, तो वो उठा के अगर कहीं कोई घटना घटी है तो वो पुरानी घटनाओं को लेकर आएंगे जिसका आज के वर्तमान से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो चुनाव है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगाज इसका किया है और हमें पूरी आशा है कि जो हमारे तीनों क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो जीत कर आएंगे। हमने लगभग उनको सेलेक्ट कर लिया है और बीडीसी और प्रधानी चुनाव तो जो है स्वतंत्र हैं, मगर हमारी उन पे कांग्रेस मानसिकता वालों पे हम उनको चुनाव लड़ाएंगे और इसको जीत कर लाएंगे क्योंकि हमारे लिए ट्रेलर है विधानसभा के चुनाव। आज ये बैठक मैं चाहता हूँ हमारी महिला ब्लॉक के अध्यक्ष श्रीमती ऊषा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार रेलवे स्टेशन के पास स्थित 3 दुकानों में अचानक से आग लग गई। तो वहीं आपको बताते चले कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और ये दुकानें मुख्य रूप से कोल्ड ड्रिंक्स नाश्ते की बताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि मोबाइल का काम भी इन दुकानों में किया जाता था। स्थानीय लोगों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में तीनों जो दुकानें हैं वो इसकी दुकान में छोटे वाले सिलेंडर है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया था। तो आपको बताते चले कि कोटद्वार में रेलवे स्टेशन के पास भीषण आग लग गई और जहां पर 3 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि आपको बताते चले कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं वहां पर उनके द्वारा विभाग को जानकारी दी गई और जिसके बाद अग्निशमन की टीम के द्वारा इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि आपको बताते चले कि तीनों दुकानों में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया है। इसकी दुकान में छोटे वाले सिलेंडर है और फ्रिज है। ये वेल्डिंग वाला वो जो होता है ना, गैस उसका है।
उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में भारी बारिश से चलते जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 12 मोटर मार्गों पर यातायात पूरी तरह से बाधित है। तो वहीं आपको बताते चले कि सड़कें मलबे और लैंडस्लाइड से जाम हो गई हैं और जिन्हें खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। तो वहीं कोटद्वार डुगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भी बारिश के चलते बार बार बंद हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मार्ग पर भारी मलबा और पत्थर गिरने के कारण आवाजाही पूरे तरीके से ठप हो गई है और जिसे तुरंत बहाल करने के लिए जेसीबी के साथ साथ मशीनरी मौके पर भी तैनात है। तो वहीं आपको बता दें कि डीएम पौड़ी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि सभी बंद मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर खोला जा रहा है और साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे मौसम की स्थिति को देखकर ही यात्रा करें। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बीच लैंडस्लाइड के चलते तमाम जगहों पर रास्ते पूरे तरीके से अवरुद्ध हो गए हैं और जिन्हें साफ करने का कार्य लगातार जेसीबी के साथ साथ मशीनरियों के साथ किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात इस समय उत्तराखंड में हैं, पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी पूरे तरीके से तैनात है। तो वहीं आपको बता दें कि साफ तौर पर प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि बिना मौसम की जानकारी लिए कोई भी यात्री अपनी यात्रा की ओर अग्रसर ना हो। साथ ही साथ आपको तस्वीरें हम पौड़ी गढ़ीवाल की दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के कारण कई रास्ते पूरे तरीके से बंद हो गए हैं और जिसको लेकर जेसीबी से लगातार कार्य जारी है। तो लगातार खोलने की कार्रवाई, इसमें विलेज रोड्स भी इंक्लूडेड थी, तो काफी उसमें से कार्रवाई हो गई है, खोल भी लिए गए हैं। और साथ में हमारा जो दुगड्डा और कोटद्वार के मोटर मार्ग है वो एक इम्पोर्टेंट हमारा चोक पॉइंट बन जाता है। वो काफी बार वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है और उसको लगातार साफ करके उसकी आवाजाही भी सुनिश्चित की जा रही है। तो हम लोग रेगुलरली सभी एक्सीएंस के साथ में, सभी एसडीएम्स के साथ में मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर कोई रोड किसी कारणवश बंद भी होती है तो उसको उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, तत्काल उसको खोल दिया जाए। उत्तराखंड में बीते 5 वर्षों के दौरान स्कूल शिक्षा का बजट तो 2 गुना हो गया है, लेकिन इसके उलट सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में करीब 72,000 की भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि खास तौर पर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। विभागीय आंकड़े बताते हैं कि में प्रतिवर्ष जो प्रति छात्र है उसे 56,990 रुपए खर्च हो रहे थे, तो जो कि अब 2024 से 25 में बढ़कर 1,15,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। और इसके बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों की दशा पर सवाल उठ रहे हैं। छात्र संख्या में लगातार आ रही गिरावट और बजट में हो रही भारी बढ़ोतरी की पड़ताल के लिए सरकार ने 7 संसदीय समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों पहलुओं का जिक्र तो किया, लेकिन यह नहीं बताया कि इतना बड़ा बजट आखिर खर्च कहां पर हो रहा है। और इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है। वहीं आपको बताते चले कि पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आखिर सरकारी स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं। उन्होंने समिति की निष्पक्षता पर संदेह जताया है। देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है कि एक तरफ तो शिक्षा का जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो स्कूल है सरकारी उनसे जो है बच्चे हैं वो दूर जाते जा रहे हैं। 72,000 के करीब जो बच्चे हैं वो सरकारी शिक्षा से, सरकारी स्कूलों से जो है दूर हो चुके हैं। उसके बावजूद भी बजट बढ़ता जा रहा है। अब ये बजट जो है कहाँ जा रहा है, इसका जवाब तो मुझे लगता है सत्ता में बैठे लोग ही दे पाएंगे। और कहते हैं ना कि जो है बिल्ली के सामने ही दूध रख दीजिए और के बाद उससे पूछिए कि दूध कहाँ गया। तो यही स्थिति उस कमेटी की है जो कमेटी माननीय मंत्री महोदय ने बनाई थी, ये देखने के लिए, ये जांच करने के लिए कि ये जो बच्चे हैं वो आखिर क्यों स्कूल छोड़कर, जो है प्राइमरी स्कूल जो पहाड़ों पे दूरस्थ क्षेत्रों में है सरकारी, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।